दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, ब्लैक बॉक्स में आज हम बात करेंगे खजाने का रहस्य। मधुश्री मुखर्जी अपनी किताब चर्चिल सीक्रेट वॉर में लिखती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब भाषण देते थे तो उसे सुनकर औरतें अपने जेवर उतारकर उनके सामने रख देती थी। 21 अगस्त 1944 को छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक नेताजी का भाषण सुनकर हीराबेन बेतानी ने अपने 13 सोने के हार दान में दे दिए थे, जिनकी तब की कीमत 1.5 लाख रुपए थी। हबीब साहिब नाम के एक रईस हुआ करते थे। उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी के फंड में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जमा कर दी थी। वहीं रंगून के एक व्यापारी बीके नादर ने आजाद हिंद बैंक में 42 करोड़ रुपए और 2800 सोने के सिक्के दान किए थे। नेताजी नहीं चाहते थे कि आजाद हिंद की अंतरिम सरकार जापान पर निर्भर रहे, इसलिए चंदा जमा करने की मुहिम लगातार चलाई जाती थी। ऐसा ही एक मुहिम जनवरी 1945 में चलाई गई। मौका था नेताजी के जन्मदिन का। इस मौके पर नेताजी को सोने में तौल दिया गया। 1 हफ्ते चले समारोह में 2 करोड़ रुपए और लगभग 80 किलो सोना इकट्ठा हुआ। इसका ठीक 8 महीने बाद यानी कि अगस्त 1945 में जब नेताजी का प्लेन क्रैश हुआ तो यह सोना उन्हीं के साथ गायब हो गया। माना जाता है कि इस प्लेन क्रैश में नेताजी की मृत्यु हो गई थी। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि नेताजी इस घटना में बच गए। अलग अलग थ्योरीज जो है सामने आई है, लेकिन एक और सवाल है जो नेताजी के मृत्यु से जुड़ा है। उस खजाने का आखिरकार क्या हुआ जो नेताजी अपने साथ में लेकर गए? क्योंकि सोने के 4 बक्से पूरा मामला समझने के लिए हमको घटनाओं को देखना होगा, हमको थोड़ा पीछे चलना होगा और अतीत में जाना होगा। कहानी शुरू होती है 15 अगस्त 1945 से। आखिरकार क्या हुआ था उस दिन? द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के सम्राट हिरोहितो ने जापान के आत्मसमर्पण की घोषणा की। हालांकि हिरोहितो ने अपने भाषण में सरेंडर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, जिसके चलते हर तरफ कंफ्यूजन का माहौल था। नेताजी बोस इस रोज सिंगापुर में थे, जो जल्द ही पूरी तरह ब्रिटिश आर्मी के कब्जे में आने वाला था। उन्होंने फैसला किया कि सिंगापुर में आईएनए का जितना फंड है वो शहर से बाहर भिजवा दिया जाए। नेताजी से जुड़ी फाइल्स का गहरा अध्ययन करने वाले सुमेरु रॉय चौधरी लिखते हैं कि 16 अगस्त की सुबह 8 बजे नेताजी ने सिंगापुर से देवनाथ दास को एक केबल भेजा। देवनाथ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। देवनाथ दास ने फंड को एक बक्से में भरकर बैंकॉक भिजवा दिया था। उसी दोपहर नेताजी भी बैंकॉक पहुंच गए। यहां आईआईएल के हेडक्वार्टर पहुंचकर उन्होंने आईएनए और आईएलएल के कर्मचारियों के लिए 2 से 3 महीने की सैलरी के लिए पैसे निकलवाए और उसी शाम को अपने आवास पर एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में नेताजी ने ऐलान किया कि जापान का सरेंडर आईएनए का सरेंडर नहीं है। उसी रात वो अपने सहायक कुंदन सिंह और अबीद हसन के साथ आईएनए फंड्स का हिसाब करने बैठे। आजादी के बाद बनी एक जांच कमेटी के आगे कुंदन सिंह ने बताया कि खजाने को 4 हिस्सों में बांटकर बक्सों में भरा गया था, जिनका कुल वजन 2 से 2.5 मोड़ यानी करीब 75 से 90 किलो के पीस था। इन बक्सों में सोने के जेवर थे, साथ ही एक सोने का सिगरेट केस था, जिसे हिटलर ने नेताजी को तोहफे में दिया था। इन बक्सों को लेकर 17 तारीख की सुबह नेताजी ने बैंकॉक से उड़ान भरी। उनके साथ 6 और लोग थे। ऐसे अय्यर, देवनाथ दास, कर्नल हबीबुर रहमान, कैप्टन गुलजारा सिंह, कर्नल प्रीतम सिंह और मेजर अबीद हसन। नेताजी का प्लान पेश 17 अगस्त सुबह 9 बजे नेताजी साइगॉन पहुंचे, जहां अभी भी जापान का कब्जा था।
इतिहासकार जॉयस चैपमैन अपनी किताब द आईएनए एंड जापान में बताते हैं कि साइगोन में नेताजी की मुलाकात जापानी सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल हिसाइची तिराची से हुई। नेताजी यहां से मंचूरिया जाने वाले थे, लेकिन ऐन मौके पर पता चला कि उनका विमान उड़ने लायक नहीं है। उन्होंने तिराची से मदद की गुहार लगाई। इसके बाद एक मित्सुबिशी की 21 विमान में उनके लिए एक सीट की व्यवस्था कराई गई। प्लेन में सिर्फ एक सीट थी। इसके बावजूद बॉस ने पायलट से कहकर एक और सीट की व्यवस्था कराई। नेताजी ने कर्नल हबीबुर रहमान को अपने साथ जाने के लिए चुना। नेताजी चाहते थे कि एक और व्यक्ति उनके साथ जाए, लेकिन पायलट नोनोगाकी ने उनसे कहा कि या तो वो अपने साथ लाए बक्से ले जा सकते हैं या एक और आदमी। नेताजी ने बक्सा ले जाना चुना। हालांकि ये पक्का नहीं है कि नेताजी अपने साथ कितने बक्से लेके गए। नेताजी का प्लेन साइगोन में फॉर्मोसा पहुंचा, जिसे अब हम ताइवान के नाम से जानते थे। यहाँ प्लेन को रिफ्यूलिंग के लिए उतारा गया। फॉर्मोसा में प्लेन टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गया। उस समय एयर स्ट्रिप पर मेजर के सकाई मौजूद थे। उन्होंने और कप्तान नाकामुरा ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और जितना सोना बच सकता था बचा लिया। सकाई ने सोने को एक पेट्रोलियम केन में जमा किया और उसे सील कर आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचा दिया, जहां से इन्हें नेताजी की अस्थियों के साथ टोक्यो भेजा गया। तारीख थी 5 सितंबर 1945। टोक्यो में इस खजाने को आईआईएल टोक्यो के अध्यक्ष एम राममूर्ति को सौंप दिया गया। ये खजाना अगले 6 साल तक टोक्यो में ही रहा। 1952 में इसे भारत लाकर राष्ट्रीय संग्रहालय में जमा करा दिया गया। भारत में जो सोना पहुंचा था उसका भार था 11 किलो 300 ग्राम। कुंदन सिंह के अनुसार बॉस बैंकॉक से जो सोना लेकर चले थे उसका भार लगभग 70 से 90 किलो के बीच था। इसलिए यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये था कि बाकी का जो खजाना है वो कहाँ गया। ये सबसे बड़ा प्रश्न था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने सारे दस्तावेज नष्ट कर दिए। इसलिए नेताजी अपने साथ कितना सोना लेकर चले थे, इसे लेकर सिर्फ प्रत्यक्षदर्शियों के बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है। आईएलएल के एक सदस्य पंडित रघुनाथ शर्मा के अनुसार इस खजाने की कीमत तब करीब 1 करोड़ के आसपास रही होगी, लेकिन जो भारत पहुंचा वो सोना इससे बहुत कम था। 1947 में संपर्क मिशन के रूप में एक कमेटी टोक्यो गई। इस कमेटी के एक सदस्य बेनिगल रामा राव ने तब विदेश मंत्रालय को एक खत लिखा, जिसमें आईएनए के खजाने के साथ हेरा फेरी की बात दर्ज की गई। खत में एम राममूर्ति पर गबन के इल्जाम भी लगाए गए। राव के अनुसार टोक्यो में जापानी और भारतीय लोगों के बीच तब ये एक बड़ा मुद्दा बना था और वहां लगातार ये शिकायत की जा रही थी कि युद्ध से बर्बाद हुए जापान में राममूर्ति 2-2 सेडान कैसे चला रहे थे। हालांकि सरकार की तरफ से तब इस मामले में कोई खास रुचि नहीं दिखाई गई। इसके बाद मई 1951 में एक और मिशन जापान पहुंचा, जिसे लीड कर रहे थे के चैतुर। के चैतुर ने इस खजाने से जुड़े एक और शख्स पर उंगली उठाई, जो कथित तौर पर छुट्टी के लिए टोक्यो पहुंचे थे। इनका नाम था एस.ए. अय्यर। अय्यर ने चैतुर को बताया कि वो भारत सरकार के मिशन पर टोक्यो आए हैं। यहाँ उन्हें 2 चीज वेरीफाई करनी थी। पहली कि टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रखी अस्थियां नेताजी की हैं या नहीं। दूसरा, उन्हें नेताजी के प्लान से रिकवर किया गया सोना भारत लाना था।
तब विदेश मंत्रालय को भेजी अपनी रिपोर्ट में चैतुर ने लिखा कि स्थानीय भारतीय अय्यर के लौटने से बहुत गुस्सा है। मूर्ति भाइयों ने उनका संबंध भी उन्हें शक के दायरे में लाता है। स्थानीय लोगों का कहना था कि राम मूर्ति और अय्यर का सोने के गायब होने से कुछ ना कुछ तो लेना देना है। अब समझेंगे कि आखिरकार ये जो खजाने की लूट हुई थी वो कैसे हुई थी, क्योंकि चैतुर का मानना था कि अय्यर ने टोक्यो जाकर खजाने की बंदरबाट की थी। 1953 में विदेश मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे आर.डी. साठे ने भी इस मामले से जुड़ा एक सीक्रेट नोट सरकार के साथ एक साझा किया था। साठे ने भी अय्यर और राम मूर्ति की गतिविधियों को शक के दायरे में खड़ा किया। साठे का कहना था कि खजाने का एक बड़ा हिस्सा साइगोन में ही है। इस बीच ऐसे अय्यर ने एक और बात बताई। उन्होंने बताया कि खजाने का कुछ हिस्सा उनके पास साइगोन में है, लेकिन यह सोना कुल 300 ग्राम ही था, जिसे अय्यर ने सरकार के पास जमा करवाया था। आर.डी. साठे ने एक और चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि राम मूर्ति की एक ब्रिटिश इंटेलिजेंस अफसर कर्नल फिगेस के साथ काफी नजदीकियां हैं, जो आईएनए का कट्टर दुश्मन हुआ करता था। लेकिन युद्ध के बाद वो राम मूर्ति को यूके में सेटल होने का प्रस्ताव दे रहा था। ये सब जब सामने आया तो 1953 में पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र से इस मामले में जांच की मांग की, जिसके जवाब में 18 अक्टूबर 1953 को प्रधानमंत्री नेहरू ने एक खत लिखा। खत में नेहरू ने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग से जुड़े धन का ब्यौरा दिया, लेकिन आगे जांच से इनकार कर दिया। खत के अनुसार थाईलैंड, सिंगापुर और बर्मा से आईएनए और आईआईएल से जुड़ा जो पैसा रिकवर हुआ उसे इंडियन रिलीफ फंड आईआरसी में जमा कर दिया गया और उससे स्थानीय भारतीय स्टूडेंट्स की पढ़ाई का इंतजाम किया गया। सिंगापुर से आईएनए के जो फंड जब्त किए गए थे उसमें से 1/3 हिस्से पर पाकिस्तान ने हक जताया और ये उसे दे भी दिया गया। नेताजी के साथ क्रैश हुए खजाने का इस खत में जिक्र नहीं था। जांच कमीशन को क्या मिला, क्योंकि अंत में 1956 में सरकार ने दबाव में आकर एक जांच कमेटी बनाई, लेकिन इस कमेटी से भी खजाने को लेकर बात साफ नहीं हुई। वहीं 1971 में जस्टिस जी.डी. खोसला को जांच कमीशन का जिम्मा सौंपा गया। जापान में रहने वाले 2 भारतीय इस कमेटी के आगे पेश हुए। इन दोनों ने भी दावा किया कि खजाने की लूट खसोट हुई है। टोक्यो के एक पत्रकार के.वी. नारायण ने कमीशन के सामने दावा किया कि 1945 में अय्यर जापान आए और उन्होंने राम मूर्ति को सोने से भरे 2 सूटकेस दिलाए। खोसला कमीशन ने माना कि खजाने में गबन किया गया, लेकिन सबूत न मिलने के कारण मामला अधूरा ही रहा। इस मामले में जिन 2 लोगों पर शक किया गया था, उनके परिवार इन आरोपों से इनकार करते हैं। ऐसे अय्यर के बेटे ब्रिगेडियर ए. त्यागराजन ने साल 2015 में जो रिपोर्ट सामने आई उस पर इन सब आरोपों को झूठा बताया। ब्रिगेडियर त्यागराजन बताते हैं कि 1980 में जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब उनके पास सिर्फ उनकी पेंशन थी और वो एक घर तक नहीं ले पाए, इसलिए खजाने की बात कहीं से भी सही नहीं हो सकती। वहीं राम मूर्ति के परिवार ने भी इन आरोपों को इनकार कर दिया था। माना जाता है कि आईएनए के खजाने में से लगभग 60 किलो सोना गायब हुआ था। वर्तमान में इसकी कीमत लगभग 280 करोड़ के आसपास है, लेकिन ये खजाना कहाँ गया, ये बात आज भी रहस्य बनी हुई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़ी
कॉन्स्पिरेंसी जो थ्योरीज है वो भी सामने आई है। तमाम तरह की थ्योरीज आई है, जिसमें से एक थ्योरी आई कि नेताजी रूस पहुंच गए, क्योंकि सेवानिवृत्त मेजर जनरल बख्शी अपनी किताब बोस द इंडियन ऑफ सैमुराई नेताजी एंड द आईएनए मिलिट्री असेसमेंट में जिक्र करते हैं कि नेताजी ताइपेई विमान दुर्घटना में सुरक्षित बच गए थे। फिर नेताजी रूस पहुंचे और उन्होंने आजाद हिंद गवर्नमेंट एजेंसी की स्थापना की। उन्होंने अपनी किताब में नेताजी को टॉर्चर किए जाने की भी बात लिखी है। ये खबरें भी आती रही कि उन्होंने रूस के सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया और वहीं की जेल में उन्होंने अंतिम सांस ली। दूसरी थ्योरी आती है कि शेलमारी साधु 1959 में कूच बिहार पश्चिम बंगाल के शेलमारी में एक साधु श्रीमंत शरदानंद जी आए। उन्हें शेलमारी साधु भी कहा जाता था। लोग ये कहने लगे कि ये नेताजी हैं। आश्रम के साधु की 1987 में मौत हुई और मरते दम तक उन्होंने यही कहा, मैं सुभाष नहीं हूं। तीसरी थ्योरी ये सामने आई कि शोईपुर कला का साधु, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में मध्य प्रदेश के शोईपुर कला के पंडोला गांव में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। जीवित बचे लोगों में एक साधु ज्योतिर्देव भी था। बाद में जांच के दौरान कुछ लोगों ने बताया कि वो साधु कोई और नहीं, नेताजी ही थे। गुमनामी बाबा, कुछ लोगों का मानना है कि जोसेफ स्टालिन की मौत के बाद 1950 के दशक के अंत में भारत चले आए और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गुमनामी बाबा के रूप में रहने लगे। इसके बाद तंत्र साधना कर शक्तियां प्राप्त की। अपने सफर के दौरान बाबा ने दलाई लामा की मदद की और एशियाई देशों में कई गुप्त मिशन पूरे किए। 16 अगस्त 1985 को उनका निधन होने की बात कही गई। सरकार ने 28 जून 2016 को न्यायमूर्ति विष्णु सहाय की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया। रिपोर्ट में कहा गया कि गुमनामी बाबा नेताजी के अनुयायी थे, लेकिन नेताजी नहीं थे। हालांकि इन चारों थ्योरीज की कोई पुख्ता प्रूफ जो है वो नहीं मिल पाए हैं। सुभाष चंद्र बोस की मौत की जांच को लेकर ब्रिटेन और अमेरिका समेत कई देशों ने जांच की। उनकी जांच में क्या क्या बातें सामने आई? पहली की नेताजी की मौत को लेकर मित्र देशों की जांच में क्या निकला? 30 अगस्त 1945 को जापान के आत्मसमर्पण के तुरंत बाद एडमिरल माउंटबेटन ने जनरल मैकआर्थर जापान में मित्र देशों की शक्तियों के सर्वोच्च कमांडर को नेताजी की मृत्यु के बारे में जांच के लिए एक आदेश दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि बॉस 18 अगस्त 1945 को एक हवाई दुर्घटना में घायल हो गए और उसी शाम उनकी मौत हो गई। सितंबर 1945 में ब्रिटिश सरकार ने जांच के लिए पुलिस अधिकारियों को बैंकॉक, साइगोन और ताइहुकू भेजा। इन्होंने साइगोन एयरपोर्ट के इंचार्ज, ताइहुकू हवाई अड्डे के सैन्य अधिकारियों और ताइपे के नानमोन सैन्य अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर से पूछताछ की। इनकी रिपोर्ट में भी बताया गया कि नेताजी ताइहुकू में प्लेन क्रैश में मारे गए। 1946 के मध्य में टोक्यो में तैनात एक सीनियर खुफिया अधिकारी कर्नल जॉन जी फिगेस ने एक बार फिर से जांच शुरू की। 1946 के मई और जुलाई के बीच फिगेस ने टोक्यो में 6 जापानी अधिकारियों से पूछताछ की। फिगेस ने लिखा कि यह निश्चित रूप से पुष्टि की गई है कि बॉस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 स्थानीय समय के अनुसार 7 बजे से 8 बजे के बीच ताइहुकू सैन्य अस्पताल में हुई। नेताजी की मौत को लेकर तमाम जो रहस्य हैं वो भी सामने आए। सुभाष चंद्र बोस के खजाने की आखिरकार कहानी क्या थी? बोस के पास खजाने से भरा जो सूटकेस था वो भारतीय इतिहास का एक अनसुलझा रहस्य है कि आखिरकार वो खजाना गया कहाँ। आजाद हिंद फौज का खजाना था, किसने गायब किया आईएनए का खजाना? खजाने को एकदम रहस्यमयी तरीके से गायब किया, क्योंकि
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु है वो भी रहस्यमयी बनी हुई है। आज तक वो अनसुलझा रहस्य है, किसी को नहीं पता। ठीक वैसे ही उनके पास जो आजाद हिंद फौज का जो खजाना था वो भी आज रहस्य बना हुआ है। तमाम जो थ्योरीज निकलकर सामने आई है, लेकिन एक जो पुख्ता, एक जो सही प्रमाण होना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाया है। तो आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हमने जाना कि आखिरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास जो खजाना था वो कहाँ गया, क्या रहस्य था, क्या कहानी थी इसके पीछे की। आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।